हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के बारे में अच्छे से देखा था, ठीक है। और आज हम लोग देखेंगे डीपीएचपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में हम लोग देखेंगे, चीज़ों को वहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे, क्या है कैसे है, चीज़ों को एक-एक करके समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो कल ही मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार जो है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। और उसके लिए जो अनुच्छेद है वो 12 से 35 के बीच में है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उसका जो वर्णन किया गया है उसका किया गया भाग 4 में, तथा उसके लिए जो अनुच्छेद है वो 36 से 51 के बीच में। कि 36 में क्या है, 37 में क्या है, 38 में, सारे से हम एक एक करके देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उद्देश्य है वो है वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, एक ऐसा राज्य बनाना जिसमें सभी जो भी लोग हैं उन सभी लोगों का वेलफेयर हो सके, उत्थान हो सके, विकास हो सके, ठीक है। बोलेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से इसे लिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कुछ आर्थिक और सामाजिक लक्ष्यों को रखा गया है जिनका पालन करना राज्यों का कर्तव्य है। इनका उद्देश्य सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र, इनका उद्देश्य जो है, देखिए, सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र तथा लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर पूछेगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व की उद्देश्य क्या है, तो इसका 2 उद्देश्य है। एक है सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, और दूसरा बात है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है। सवाल पूछेगा कि किसने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनमें एक लोक कल्याणकारी राज्य की आदर्श निहित है। इसमें क्या है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि यद्यपि कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी जैसे फंडामेंटल राइट्स इनफोर्सिएबल था, अगर उसके आपके फंडामेंटल राइट्स का अगर हनन हो रहा है, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आप उसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, तथापि देश के शासन में ये मूलभूत है, और राज्य का यह कर्तव्य है कि विधि बनाने में इन तत्वों का ध्यान रखे, ठीक है। आगे देखते हैं कि संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा गया है। आर्थिक न्याय संबंधी है, राजनीतिक संबंधी है, पर्यावरणीय संबंधी है, गांधीवादी है। समझ में आ रहा है ना, इस सारी चीज़ों को हम लोग कर यहाँ बांटेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ चीज़ों को समझना है कि अनुच्छेद 36 में, 37 में, 38 में क्या क्या चीज़ें हैं, हम लोग एक करके यहाँ पे पहले देखने का प्रयास करेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग थोड़ा चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 36 आर्टिकल्स अगर पूछेगा, सिंपल याद करना है। अनुच्छेद 36 में क्या है, तो अनुच्छेद 36 में है राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा दिया गया है 36 में। अनुच्छेद 37 में क्या है, अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। उसके बाद 38 में दिया गया है कि 3 प्रकार के न्याय के बारे में बात करता है, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक
न्याय के बारे में बात करता है। 39 में बोल रहा है, 39 में बोलता है कि संसाधनों का उचित वितरण हो, संसाधनों का उचित वितरण, संसाधनों का उचित वितरण, उचित वितरण हो। 39A में कहा गया है कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। देखिए, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 40 में बोल रहा है कि ऑर्गेनाइज द ग्राम पंचायत, यानी ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। उसके बाद अनुच्छेद 41 में बोल रहा है कि किसी विकट स्थिति में कार्य का मिलना, यानी रोजगार प्राप्त होना, रोजगार प्राप्त होना। कौन से स्थिति में? जो लोग बूढ़ा है, बूढ़ों के लिए, जो लोग बीमार हैं। अच्छा, 42 में बोलता है कि भाई जो रोजगार प्राप्त हो तो रोजगार कैसा होना चाहिए? रोजगार न्याय संगत होनी चाहिए, यानी गलत काम नहीं करना है, न्याय संगत होनी चाहिए, न्याय संगत होनी चाहिए। ठीक है, 43 में बोल रहा है, अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योगों का विकास, कुटीर उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। ठीक है, 44 में बोलता है समान नागरिक संहिता, नागरिक संहिता, नागरिक संहिता। ठीक है, 45 में बोलता है, 45 में कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के बारे में बात करता है। 46 में उस अनुसूचित जाति SC तथा ST के प्रशासन के बारे में बात करता है। 47 में बोला है कि मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध। 47 में है मद्यपान निषेध। मद्यपान निषेध का मतलब कि भाई अब दारू उरू नहीं पीना है, तो मद्यपान, तो इससे क्या होगा? स्वास्थ्य अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। 48 में है कि पर्यावरण से संबंधित के बारे में बात कर रहा है, पर्यावरण। ठीक है ना, और इसी में 48 में नहीं, 48 में बोला है कि दुधारू पशुओं की उत्पादन, दुधारू पशुओं का संरक्षण करना है, दुधारू पशुओं का संरक्षण। 48A में बोल रहा है पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण 48A में दे रहा है। 49 में बोलता है कि जो राष्ट्रीय स्मारक हैं उसको सुरक्षित प्रदान करना है। 50 में बोल रहा है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है। 50 में बोलता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना है। और 51 में बोलता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करनी है। 51 में क्या बोलता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना है। तो ये पूरा अनुच्छेद है। ये देखिए अनुच्छेद, ये जो जितना मैंने बता रहा है एकदम शॉर्ट में चीज़ों को याद करेंगे तो क्वेश्चन वहाँ पे बनने में बहुत आसानी होगी। तो क्वेश्चन वहाँ पे बनाना है, क्वेश्चन को हम लोग को हैंडल करना है, तो इसलिए आपको इस शॉर्ट में सारा चीज़ों को याद रखना होगा और चीज़ों को इसको एक बार लिख लेंगे आप लोग अच्छे से, ताकि वहाँ पर चीज़ों को समझने में कोई दिक्कत ना हो, कोई डाउट ना हो। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं ना? इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा समझने के लिए आपको एक बार क्या करना, अच्छे से चीज़ों को देखना होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एक एक करके कि इसमें क्या दिया है। आइए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि सारा चीज़ आप लोग लिख लिए होंगे। वीडियो को रोक कर एक बार अच्छे से आप लोग लिख लेंगे
ताकि कोई दिक्कत न हो। देखिए यहाँ से हम लोग शुरू कर रहे हैं। यहाँ से अभी बताया कि 4 भागों में डिवाइड किया गया है, डीपीएसपी को 4 भागों में डिवाइड किया गया। तो पहला है आर्थिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। आर्थिक न्याय बोल रहा है कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39A में अभी मैंने बताया था कि 39A में क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, चलिए आगे है समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व। समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सर्वोत्तम सामूहिक हित हो। 49 क में दे रहा है, 39 ख में। उसके बाद बोल रहा है आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के हित में संकेंद्रण हो। बोला कि भाई उस जो संसाधन है, आर्थिक जो संसाधन, इकोनॉमिक स्तर पे जो संसाधन है उसका संकेंद्रण होना चाहिए, केंद्रित नहीं होना चाहिए, उसको डिवाइड करना है। उसके बाद बोला है कि पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 49 घ में दे रहा है। आगे देखिए फिर बोला है कि कर्मकारों के स्वास्थ्य, जो लोग काम करते हैं उनके स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को अपनी आयु और शक्ति के प्रतिकूल रोजगार में न जाना पड़े, प्रतिकूल रोजगार में न जाना पड़े। अनुच्छेद 39 क्लॉज 5 में दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए तथा बालकों एवं अवयस्क व्यक्तियों के शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। ठीक है ना। इन देखिए जितना चीजें हैं आपको एक बार अच्छे से देखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैंने आराम से चीज़ों को बताया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं जो बताया हूं अभी अनुच्छेद, उतना अनुच्छेद अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना मैंने अभी बताया है अगर उतना आप याद कर लेंगे अच्छे से तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये शब्द अलग अलग है लेकिन मैं जो बताया हूं एकदम शॉर्ट में मैंने चीज़ों को बताया है। आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 41 में क्या बोल रहा है कि राज्य अपनी सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, यानी राज्य अपने सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए काम पाने, शिक्षा पाने, कि भाई सब लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंग हानि की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के, यानी बोल रहा है कि 41 में बोल रहा है, अनुच्छेद 41 में 41 में बोल रहा है कि भाई सबको समान काम करने का अवसर प्राप्त हो। वैसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जो बूढ़ा हो, जो बीमार हो, जिसका एक आध अंग न हो। फिर बोल रहा है कि 43 में क्या बोल रहा है कि 43 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह कर्मकारों को काम निर्वहन मजदूरी, यानी अगर 42 में लोग काम कर रहे हैं तो भाई उनको लिए मजदूरी चाहिए ना। 43 में वही बोला है कि निर्वाह मजदूरी दिया जाए, शिष्ट जीवन स्तर और उसका संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा। और विशेष रूप से ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ाने का प्रयास करेगा। यानी 43 में दो बात बोल रहा है, एक बोल रहा है कि कुटीर उद्योगों का विकास हो और दूसरा में बोल रहा है कि भाई जो लोग काम करेंगे उनको मजदूरी चाहिए ना, तो उसी मजदूरी के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। 38 क्लॉज 2 में बोल रहा है कि यह बंद करता है कि राज्य आय की असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा, राज्य आय की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये बात कर रहा है अनुच्छेद 38 क्लॉज 2 में, 38 क्लॉज 2 में यह बात कर रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व। सामाजिक न्याय संबंधी निर्देशक तत्व बात बोला है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी
संबंधी हितों की विशेष सावधानी से वृद्धि करेगा तथा सामाजिक अन्याय और हर प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। यानी 46 में अभी मैंने बताया है कि 46 में क्या बात कर रहा है, 46 में बात करता है SC ST के विकास कैसे हो सके, SC ST के विकास के बारे में बात कर रहा है 46 में। 45 में बोल रहा है कि राज्य अशिक्षा को दूर करने के लिए 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उपबंध करेगा। और यह कब जोड़ा गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसे जोड़ा गया था और इसे फंडामेंटल राइट्स में भी जोड़ा गया है, जिसके लिए अलग से आर्टिकल्स दिया गया है 21A में। फिर बोल रहा है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, UCC के बारे में बात कर रहा है। अभी मामला में चल भी रहा है, UCC का मामला चल रहा है कि UCC को लागू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे देखिए उसके बाद बोला है कि राज्य सुनिश्चित करने के विधिक व्यवस्था इस प्रकार कार्य करे कि सभी को अवसर के आधार पर सुलभ हो और आर्थिक या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए तथा उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करें। अनुच्छेद 39 क्लॉज A। अब बात कर रहा है कि राजनीति संबंधी निर्देशक तत्व, राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकरण प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 40। अब इतना बड़ा जो लिखा है अनुच्छेद 40 को मैंने सिंपल बताया हूं कि ग्राम पंचायतों का गठन, बस यही बात याद रखना है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ये 40 में इतना बड़ा चीजें लिखा है, मैंने एक लाइन में बता दिया ग्राम पंचायतों का गठन। आगे बोला है कि राज्य लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक, यानी न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक जो किया जाता है वो अनुच्छेद 50 के द्वारा किया गया है। इसका कारण क्या है, अगर न्यायपालिका और कार्यपालिका साथ मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है कि काम को जस्टिस न मिल पाए, काम को न्याय न मिल पाए। तो काम को न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए, सही तरीके से काम हो सके, उस काम से, उस योजना से, उस कानून से सभी लोगों को फायदा हो सके, इसीलिए कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है और इसका जो वर्णन किया गया है वो किया गया अनुच्छेद 50 में। आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व। हम लोग बात करेंगे पर्यावरण संबंधी निर्देशक तत्व। आइए देखते हैं। बोला है कि राज्य देश के पर्यावरण की सुरक्षा तथा उनमें सुधार करने का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48A में, यानी 48 क्लॉज क में बात बोल रहा है कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए। फिर बोला है 49 में कि राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, जो स्थान है, जो वस्तुओं की रक्षा करेगा। 49 अभी मैंने बताया था कि 49 में बोलता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के जो जगह हैं, जो स्मारक हैं, उनका हम लोगों को रक्षा करना है। फिर 47 में देखिए, अब इतना बड़ा लिखा है 47 में, लेकिन मैंने 47 में दो बात याद रखना है। मैं जो बोल रहा हूं 47 में जो पहला है वो है मद्यपान निषेध, मद्यपान निषेध और स्वास्थ्य सुविधाएं और स्वास्थ्य को अच्छा करना है। देखिए, राज्य का यह प्राथमिक कर्तव्य होगा कि वह लोगों के पोषाहार स्तर, भाई जब मद्यपान निषेध होगा, लोग दारू नहीं पिएंगे तो उनका पोषाहार अच्छा होगा, जब पोषाहार अच्छा होगा तो तबीयत ठीक रहेगी। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास करें तथा मादक पेय पदार्थों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजनों को छोड़कर उपयोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करें। ये 47 में बोल रहा है। 47 में इतना बड़ा बात बोला है।
47 में इतना बड़ा बात बोला है। हम लोग को बस ये बात याद रखना है, यहाँ पे हम लोग को बस ये बात याद रखना है कि 47 में है क्या, तो मद्यपान निषेध, पोषाहार के स्तर को बढ़ाना है, यही बात हम लोग को बस याद रखना है यहाँ पे। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग अच्छे से? चलिए आगे देखते हैं। 48 में बोलता है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों पर संगठित करने का प्रयास करेगा और विशेषकर गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक ढोरों की नस्ल के यानी बोल रहा है कि 48 में सिंपल बोल रहा है कि दुधारू पशुओं के अच्छे नस्लों को पालना है, खासकर गाय के, कृषि का विकास करना है, ये 48 में बोलता है। अब हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कुछ निर्देशक तत्व हैं, वो क्या क्या है यहाँ पे देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करेगा, राज्यों के बीच न्याय और सम्मान पूर्वक पूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा, एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करें, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करें। सर, यहाँ पे दो बात याद रखेंगे, सर आइवर जेनिंग्स ने निदेशक तत्वों को पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र कहा है, महत्वाकांक्षा मात्र कहा है, ठीक है ना। तो सर आइवर जेनिंग्स ने निदेशक तत्वों को पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र कहा है। आगे बात कर रहा है कि डॉक्टर पारिकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। पारिकर के अनुसार ये बात बताया जा रहा है, पारिकर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वो आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है, आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार निर्देशक तत्व का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। यानी अगर पूछ दिया कि आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना यह किसके अनुसार कहा गया है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है, जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। उसके बाद बात कर रहे हैं ग्रेनविल ऑस्टिल के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति है, सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति है। तो यहाँ पे 4-5 लोगों का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम लोग को अच्छे से देखना है, जिसमें पहला है सर आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर पारिकर, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर ग्रेनविल ऑस्टिल, ये 5-4 लोगों का हम लोग को अच्छे से याद रखना है। सर आइवर जेनिंग्स ने निर्देशक तत्वों को पुण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र कहा है। डॉक्टर पारिकर नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद लाना है। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जो राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न है। और ग्रेनविल ऑस्टिल के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य सामाजिक क्रांति के उद्देश्यों की प्राप्ति है। ये 4-5 पॉइंट हम लोग को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसके बाद देखते हैं, हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। चलिए अंतर क्या है, बोला है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा देखते हैं, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है, इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। इसे लागू कराने के लिए अब न्यायालय नहीं जाए, नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, यानी यह प्रवर्तनीय नहीं है, यह प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार क्या है, इन्फोर्सिएबल है, यानी प्रवर्तनीय है, इन्फोर्सिएबल है, प्रवर्तनीय है। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे यहाँ से।
फिर बोल रहा है यह समाज की भलाई के लिए है या व्यक्ति के अधिकार के लिए है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसके मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है, यह भारत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है, यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है, यह अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त हो जाता है। ये बात किया गया है फंडामेंटल राइट्स और उसमें अंतर है इसका। चलिए अब हम लोग बात करेंगे मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम लोग बात करेंगे यहां पे। अब यहां पे थोड़ा चीजों को समझना है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो फंडामेंटल ड्यूटीज है फंडामेंटल ड्यूटीज है यह भारतीय मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में नहीं था, ठीक है। और इसका जो वर्णन किया गया हो किया गया है भाग 4 ए में, तथा इसके लिए जो अनुच्छेद दिया गया है वो किया गया 51 ए में, इसका वर्णन किया गया है। 51 ए में इसका वर्णन किया गया है। बोल रहा है कि जब मूल संविधान में नहीं था तो इसको कब जोड़ा गया संविधान में? तो इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे मूल संविधान में जोड़ा गया। जब संविधान में जोड़ा गया और जब जिस टाइम इसे जोड़ा गया था उस टाइम यानी उस समय कुल मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 जब इसको संविधान में जोड़ा गया उस टाइम 10 मौलिक कर्तव्य थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान समय में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। 11 मौलिक कर्तव्य है। बोल रहा है कि अगर पूछ दिया सवाल कि किस कमिटी के या किस समिति के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर इसे संविधान में जोड़ा गया। ठीक है ना। तो ये हम लोग का फंडामेंटल ड्यूटीज कॉमन जो बेसिक्स है उसको हम लोग यहाँ पर देखें कि फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज का वर्णन नहीं किया गया था। अभी वर्तमान में इसके लिए जो भाग का किया गया उसका वो भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A में इसका वर्णन किया गया है। इसे कब जोड़ा गया संविधान में? तो इसे जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया। जब इसे संविधान में जोड़ा गया उस टाइम मौलिक कर्तव्य टोटल 10 मौलिक कर्तव्य थे। लेकिन वर्तमान समय में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है, 11 मौलिक कर्तव्य है। तो जो 11 मौलिक कर्तव्य है वो कौन सा 11 मौलिक कर्तव्य है? जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो था राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। उसके बाद बोलेगा किस कमिटी के अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के अनुशंसा पर इसे संविधान में जोड़ा गया है। अब आइए यहां पर देखते हैं, हम लोग चीजों को समझते हैं। बोल रहा है कि मूल संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार तो दिए गए थे लेकिन कर्तव्यों को कोई उल्लेख नहीं था। स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में मूल कर्तव्य शीर्षक से एक नया भाग 4A तथा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया।
भाग 4(1) अनुच्छेद 51(a) में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था, लेकिन अब 11, तो 11वां कौन सा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे राइट टू एजुकेशन इसे जोड़ा गया है। अब यहाँ पे देखिए संविधान के लिए कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं संविधान में हम लोग के नागरिकों को, उसी के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखिएगा, बोल रहा है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, पहला। दूसरा बोल रहा है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों का हृदय में संजोए और उनका पालन करें। यानी बोल रहा है कि जो लोग हमारे देश के स्वतंत्रता के लिए अपनी जान गंवाए हैं, अपनी जान की बाजी लगाए थे, उन सभी लोगों के कर्तव्यों को अपने दिल में सजो के रखना है कि क्या उन्होंने देश के लिए किया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। ये 3 हो गया मौलिक कर्तव्य। चौथा मौलिक कर्तव्य बोल रहा है कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। कि भाई चौथा जो मौलिक कर्तव्य है वो बोल रहा है कि देश की रक्षा करे और जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा बोल रहा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे। यानी बोल रहा है कि सभी लोगों में एक भाईचारा वाला सिचुएशन क्रिएट करना है। जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मौलिक कर्तव्य में। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा क्या बोल रहा है? हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। कि जो हमारी संस्कृति है उसके परंपरा को महत्व देना है, उसके समझना है और उसका परिरक्षण करना है। सातवां जो मौलिक कर्तव्य था वो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है, वन्य जीव है, रक्षा करना है, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। आठवां बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। ठीक है ना? उसके बाद बात कर रहा है 8वां में क्या बोल रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9 नंबर बोल रहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जो 10वां मौलिक कर्तव्य है वो है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। और 11वां जो लास्ट में जो जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य वो जोड़ा गया था प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा। अभिभावक के बारे में बात कर रहा है, गार्जियन के बारे में बात कर रहा है। प्रत्येक अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चों का अनिवार्य शिक्षा दिलाएं। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा इसे जोड़ा गया है। तो हम लोग का टोटल मौलिक कर्तव्य भी रहा। ठीक है ना? टोटल क्या रहा? मौलिक कर्तव्य रहा। अब हम लोग बात करेंगे, अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति। ठीक है ना? राष्ट्रपति हम लोग पढ़ेंगे चीजों को अच्छे से। तो चलिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? मुझे उम्मीद करता हूं मैं कि यहां तक अभी आप लोग को कोई डाउट नहीं हुआ होगा, सारा चीज अच्छे चल रहा होगा।
तो आइए हम लोग अब शुरू करेंगे हम लोग राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग चीज़ों को पढ़ते हैं, थोड़ा चीज़ों को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं। बोल रहा है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन से अपनाया गया है। जो संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, वो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है, जिसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य करता है और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है। और वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। यह हम लोग सिंपल यहां पे बोल सकते हैं कि जो प्रेसिडेंट होता है, जो प्रेसिडेंट होता है उसे हम लोग D0 एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। D0 एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। और जो हम लोग का PM होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसको डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं। डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रधान होता है, हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन उनके पास पावर बहुत ही सीमित है। जो पूरा पावर है, जो वास्तविक पावर है, वो पूरा का पूरा किसको दिया गया है? मंत्रिपरिषद में दिया गया है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। आगे बोल रहा है कि अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन 74 में स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से ही करेगा। यानी 53 में 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में बात की गई है और 53 में राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में बात की गई है। तो राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां हैं और 74 में बोल रहा है कि राष्ट्रपति जो भी शक्तियों का प्रयोग करेगा, अगर कोई काम करेगा तो मंत्रिपरिषद के सलाह के बाद ही वो काम करेंगे। वही बात यहां पर सिंपल बताया गया है, ठीक है ना। तो आइए आगे देखते हैं। अब बोला है कि राष्ट्रपति पद की अर्हताएं, यानी उस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है, उस पद के लिए क्या क्वालिफिकेशंस है। तो क्या है देखिए, अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए। उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की अर्हता रखता हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के अधीन नियंत्रित किसी स्थानीय अन्य प्राधिकार, बोल रहा है कि सीधे कि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पे न हो, लोकसभा का सदस्य चुनने के लिए वो अर्हता रखता हो। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री हो तो उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा। लाभ के पद का निर्धारण कौन करती है? संसद करती है। तो जो अभी मैंने बताया कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति के पद के लिए जो क्वालिफिकेशंस होगी वह है, पहला है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष पूरा कर चुका हो। दूसरा बोल रहा है कि वह किसी लाभ के पद पे न हो, यानी सरकारी नौकरी में, सामान्यतः सरकारी नौकरी में न हो, लाभ के पद उसी को बोला जाता है कि लाभ का पद पे न हो। अब लाभ के पद का निर्धारण कौन करेगा कि यह व्यक्ति लाभ के पद पर है या नहीं है? तो संसद करती है। और वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनने जा रहा है, क्या वह लोकसभा बनने की योग्यता रखता है? अगर वह लोकसभा बनने की योग्यता रखता है तो वही व्यक्ति राष्ट्रपति भी बनने की योग्यता रखेगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, कि भाई राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आधार पर की जाती है, कैसे की जाती है। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान देंगे, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हैं।
यानी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, तो वो लोग इलेक्शन में भाग नहीं लेंगे। और राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नियुक्त करते हैं। वैसे वो 12 सदस्य कौन से होते हैं? तो 12 सदस्य वैसे होते हैं जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। तो वैसे लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है डायरेक्ट, क्योंकि उनकी इलेक्शन नहीं होती है। तो वैसे लोग जो डायरेक्ट राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, वो लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। तो जो लोग बच गए वही लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। इसलिए मैंने बोला कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं तथा राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी संसद हो गया, लोकसभा तथा राज्यसभा, और राज्य के जो विधानसभा है वहां के वे निर्वाचित सदस्य ही केवल भाग लेंगे। नेक्स्ट है, उल्लेखित है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बने निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं। वही बात है। आगे बोला है कि वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य हैं तथा राज्यसभा में कुल 233 निर्वाचित सदस्य हैं। समस्त राज्यों की विधानसभाओं में कुल 4120 निर्वाचित सदस्य हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक एक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक रीति है, एक सिस्टम बनाया गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। होता क्या है? सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों का योग। अब यहां पे देखिए ये क्या है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यानी मान लीजिए कि एक एमपी, एक संसद के वोट क्या एक एमएलए के वोट के बराबर है? नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में संसदों की संख्या कम है। भारत में जो सांसद हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन जो विधायक है उनकी संख्या ज़्यादा है। तो जैसे मान लीजिए कि पूरा विधायक एक साइड चला जाएगा तो कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। तो बोला गया कि भाई एक विधायक और एक एमएलए, एक विधायक और एक एमपी के उसके वोट, उसके मत वैल्यू कैसे बराबर होंगे, उसको किस प्रकार निकाला जाएगा, उसके लिए कौन सा कैलकुलेशन किया जाएगा, उसी कैलकुलेशन को यहाँ पर हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जिसमें बोल रहा है कि सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के मत मूल्यों का योग संसद के सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्यों के योग के बराबर होगा। कैसे होगा? देखिए, एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल, ये एकल है, एक नहीं है, एकल है। एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय प्रणाली, यदि निर्वाचन में एक से अधिक उम्मीदवार हो तो मतदाताओं को वरीयता क्रम से वोट दिया जाए। इस प्रणाली को हेयर पद्धति भी कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ देखेंगे। पहले इस बात को हम लोग यहाँ पे समझेंगे अच्छे से कि क्या बोल रहा है। वरीयता क्रम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए वरीयता क्रम का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि ए खड़ा हो गया, बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया। 4 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए भाग ले रहे हैं। मान लीजिए कि यहां से अमित नाम का कोई व्यक्ति आया, सांसद है, वोट डालने। तो यहां पर आप इसमें एक आदमी को वोट नहीं डालेंगे, इसमें आपको सभी लोगों को वोट डालना होगा। आप ये प्रायोरिटी तय करेंगे कि आप सबसे पहले किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं। तो अमित ने बोला कि मान लो अमित ने बोला कि मैं चाहता हूं कि बी जीत जाए। इसकी प्रथम प्रायोरिटी कौन है? बी है। फिर मैं चाहता हूं कि भाई सी जीत जाए। सी अगर नहीं जीत रहा है तो तीसरा नंबर मेरा डी ए है और लास्ट में डी है। फिर मान लो कि अनुज नाम का एक व्यक्ति आया, ये भी बोला कि चलो मेरा भी पहला प्रायोरिटी बी है, सेकंड जो मेरा है वह ए है, थर्ड सी है और डी फोर्थ है। तो एक राउंड का इलेक्शन जैसे ही खत्म होता है तो उसमें देखा जाता है कि सबसे कम वोट किसको मिला है। तो डी को सबसे कम लोग चुन रहे हैं, तो डी को पहले यहां से हटा दिया जाता है। अभी लोग 3 लोग बच गए, फिर एक राउंड चलेगा, फिर एक राउंड चलेगा, फिर देखा जाएगा उसमें सबसे कम वोट किसको मिला, फिर उनको हटा दिया जाएगा। ऐसे करके जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक यह प्रक्रिया चलते रहती है। जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो एकल संक्रमणीय मत पद्धति है
सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, वो यही कहता है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में आपको एक प्रकार से वरीयता क्रम तय करनी होगी, एक प्रकार से आपको वरीयता क्रम तय करनी होगी, और वरीयता क्रम तय करने के बाद ही आप इलेक्शन में राष्ट्रपति को वोट कर सकते हैं। आगे आइए, अब हम लोग देखेंगे इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को हम लोग हेयर पद्धति भी कहते हैं। आगे बोला है कि राज्य की विधानसभाओं के एक सदस्य का मत वैल्यू बराबर कैसे कैसे निकलेगा, यानी बोल रहा है कि एक एमएलए का मत वैल्यू कैसे निकलेगा। तो एक एमएलए का मत वैल्यू निकलेगा कि राज्य की कुल जनसंख्या, टोटल उस राज्य में टोटल पॉपुलेशन कितना है, और बटे में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, यानी उस राज्य में टोटल विधायकों की संख्या कितनी है, और उसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये निकल जाता है क्या, एक विधायक का मत वैल्यू। अगर फिर एक संसद का मत वैल्यू निकालना होगा, देखेंगे कि भारत के समस्त कितने विधायक हैं, उनकी मत वैल्यू कितनी है, उनको ऊपर रखेंगे, बटे में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों का योग करेंगे। इससे निकल जाएगा एक एमएलए का मत वैल्यू कैसे होगा, एक संसद का मत वैल्यू कैसे होगा। यहाँ से हम लोग इजी वे में यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे, आगे बात करेंगे हम लोग बोल रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो भारत में होता है वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। यानी इसमें कहने का मतलब हुआ कि इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है, इसमें जनता डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती है। राष्ट्रपति पद के लिए 10,000 रुपये जमानत राशि, 50 मतदाता प्रस्तावक और 50, यानी बोलने का मतलब यह है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उनके पास 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। ये प्रस्तावक अनुमोदक को सिंपल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं कि ये लोग सपोर्टर होने चाहिए उस व्यक्ति को कि भाई तुम लड़ो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें जो जमानत राशि है 15,000 कर दिया गया है, 10,000 नहीं है, 15,000 कर दिया गया है, और ये जमा होता है सुप्रीम कोर्ट में। ये जमानत राशि कहाँ पे जमा होगा, सुप्रीम कोर्ट में जमा होगा। दूसरा बोल रहा है कि उनके पास राष्ट्रपति का जो भी आदमी इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उनको 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक की आवश्यकता है। 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक का मतलब होता है कि एक प्रकार से 50 संसद हो सकते हैं, 50 विधायक हो सकते हैं, या 100 संसद हो सकते हैं, या 100 विधायक हो सकते हैं। अगर शपथ के बारे में हम लोग बात करेंगे तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलवाते हैं। शपथ का प्रावधान 3री अनुसूची में मिलता भी है, ठीक है ना। इतना हो गया। अब हम लोग बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे सिंपल बोला है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है अपने शपथ ग्रहण की तिथि से राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इस्तीफा किसको देंगे, यह अपना इस्तीफा लिखित रूप में उपराष्ट्रपति को संबोधित करके दे सकता है, किंतु उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होगी। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी बार लड़ सकता है, नहीं, ये बात बोला है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है, पुनर्निर्वाचन हो सकता है। यही बात यहाँ पे सिंपल बोल रहा है।
अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों के बारे में। राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्तों के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति की उपलब्धियों और भत्तों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का अधिकार होगा और वह ऐसी उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा जो संसद विधि द्वारा निश्चित करे। अनुच्छेद 59 यह भी उपबंध करता है कि राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल में घटाए नहीं जा सकते। वित्तीय आपात के दौरान इनका वेतन संसद द्वारा कम किया जा सकता है। आगे बोल रहा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति को 1.5 लाख नहीं, अब इनका बढ़ गया, लगभग 3.5 लाख रुपया शायद हो गया, एक बार चेक कर लेंगे। शायद अब 3.5 लाख रुपया 3.5 लाख रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अब बात बोला है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग लगती है उसका वर्णन भारतीय संविधान के 61 में किया गया है। देखिए अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग तब चलाया जा सकता है जब उसने संविधान का उल्लंघन किया हो। महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी आरंभ कर सकता है, यानी महाभियोग संसद के किसी भी सदन में हो सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद का कोई भी आरंभ कर सकता है। किसी भी सदन के कम से कम 1/4 सदस्य अपने हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। इस नोटिस जारी किए जाने के 14 दिन के पश्चात उसी सदन में आरोपों पर विचार होता है। जिस सदन में संकल्प पेश किया जाता है वहीं सदन अपने कुल सदस्यों के 2/3, यानी कहने का मतलब सिंपल ये है कि मान लीजिए कि यह संसद है, तो संसद के 2 अंग हैं, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। तो इन पर जो महाभियोग चलेगा वो संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, या तो लोकसभा में आ सकता है या तो राज्यसभा में आ सकता है। अगर मान लीजिए कि पहले अगर लोकसभा में आ रहा है तो जिस दिन यह संकल्प आएगा उसमें कम से कम 1/4 सदस्य इसके सपोर्ट में होने चाहिए। अगर 1/4 सदस्य उसके सपोर्ट में हो गए फिर यह संकल्प पारित होता है। फिर यह संकल्प क्या होता है? पारित होता है। और यह पारित होकर राष्ट्रपति को उसको 14 दिन पहले बताया जाता है कि भाई आपके खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है। अगर यहाँ पर पारित 1/4 सदस्य पारित हो गए फिर उस पर एक कमेटी बनती है। कमेटी इस पर डिसीजन लेती है कि भाई क्या करना है, और कमेटी को लग रहा है कि भाई ये जो महाभियोग लगा है उन पर कदाचार का अगर आरोप रहेगा, कदाचार का आरोप रहेगा या असमर्थता का आरोप रहेगा, उस आधार पर उन पर महाभियोग लग सकता है। अगर यहाँ से पास हुआ फिर उस सदन से 2/3 सदस्य इसको हस्ताक्षर करेंगे और हस्ताक्षर करने के बाद उसको संसद के अगले सदन में उसको भेजा जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है जब संसद का पहला सदन संकल्प पारित कर देता है तो दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। दूसरा सदन जांच या तो स्वयं करता है या किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण से कराता है। एक संस्था बन सकती है, एक कमेटी बन सकती है। राष्ट्रपति को इस जांच में, ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। जिस टाइम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रहा हो, जिस टाइम राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रहा हो, उस टाइम राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित होकर या अपने वकील के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करने का वह कर सकता है। यदि जांच के बाद दूसरा सदन अपनी सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पहले सदन द्वारा पारित संकल्प का अनुमोदन कर देता है तो संकल्प पारित किए जाने की तिथि से राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। चलिए आगे बोल रहा है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार।
आइए, राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने शक्तियों के प्रयोग और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए या अपने द्वारा किए गए किसी कृत्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई न हो तो संशोधित की जा सकती है और न चालू रखी जा सकती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो इस पद के लिए पुनर्निर्वाचित किए गए हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दो ऐसे उपराष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीपी गिरी, आर वेंकटरमन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन ऐसे राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ये याद रखना, एम हिदायतुल्ला भारत के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। बहुत बार सवाल पूछा भी है कि भारत के कौन से ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किए हैं, तो उनका नाम है एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की बहुत सारी शक्तियां दी गई है, राष्ट्रपति को बहुत सारी शक्तियां दी गई है। 19 शक्तियों के बारे में हम लोग यहां पर बात करेंगे। तो देखिए, आप बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च अधिकारी होता है। संविधान द्वारा उसे व्यापक शक्तियां प्रदान की गई है जिसे निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला है कार्यपालिका शक्तियां, दूसरा है विधायिका शक्तियां, तीसरा है सैनिक शक्तियां, चौथा है कूटनीतिक शक्तियां, पांचवा है न्यायिक शक्तियां और छठा है आपातकालीन शक्तियां। आइए हम लोग एक एक करके इसको समझने का यहाँ पर प्रयास करते हैं और यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। जो राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियां हैं, वो राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियां जितनी भी राष्ट्रपति नियुक्त करती है, लोगों को नियुक्त करते हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के कार्यपालिक शक्ति के अंतर्गत आते हैं। जैसे दिया गया है, संविधान में राष्ट्रपति को बृहद कार्यपालिका शक्तियां दी गई हैं। लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव, जिसको लोकसभा का चुनाव किया जाता है उसको आम चुनाव भी कहते हैं, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात राष्ट्रपति बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तथा प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है। दूसरा बोल रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के अतिरिक्त राष्ट्रपति अन्य अनेक उच्चाधिकारियों की नियुक्ति करता है, जैसे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यों के राज्यपालों, भारत के महान न्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य, विदेशों में भारतीय राजदूत, उच्चायुक्त तथा अन्य राजनीतिक प्रतिनिधि इत्यादि। इस संबंधी जो भी है नियुक्ति संबंधी जो अधिकार है, राष्ट्रपति के जो नियुक्ति संबंधी अधिकार है, वो सारे के सारे राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्तियां भी हैं, राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, बोल रहा है कि राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है। केंद्रीय विधानमंडल यानी संसद के बारे में बात कर रहा है। संसद जहाँ भी आएगा, जहाँ पर भी मैं संसद बोलूँगा, ध्यान रखना है, या मैं राज्यसभा के बारे में बात कर रहा हूँ, लोकसभा के बारे में बात कर रहा हूँ, उसे व्यापक विधिया शक्तियाँ प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब इसको 2 को हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति संसद का सत्र आहत करता है, यानी सत्र को स्टार्ट करता है। वो संसद का सत्र का सत्रावसान कर सकता है तथा लोकसभा को भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां दी गई है, ठीक है ना। वो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो देखिए, राष्ट्रपति केंद्रीय विधानमंडल का आवश्यक अंग होता है, उसे व्यापक विधायी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन का नियुक्त करता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है।
राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, स्थगन कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है या विघटित कर सकता है। आइए देखते हैं आगे। बोला है कि राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात संसद में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। राष्ट्रपति भले ही संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता करता है वह राष्ट्रपति न करके लोकसभा के अध्यक्ष करता है। संसद में संयुक्त अधिवेशन तथा वर्ष के प्रथम अधिवेशन में अभिभाषण देता है, जिसमें सरकार की नीतियों की रूपरेखा निहित होती है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अथवा किसी एक सदन को अपना संदेश भेज सकता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही वह कानून बन सकता है। यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उस पर पुनः विचार के लिए संसद, यानी अगर कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है संसद के लोकसभा के अध्यक्ष तय करते हैं। लेकिन अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, अगर वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को एक बार पुनः विचार करने के लिए, अगर उनको लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ कमी है, दिक्कत है, तो उस पर पुनः विचार करने के लिए वापस भेज सकता है संसद के पास। लेकिन अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो राष्ट्रपति उसको वापस नहीं भेज सकता। वही बात यहां पर दे रहा है, यदि कोई विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति उस पर पुनः विचार के लिए संसद के पास भेज सकता है, लेकिन दोबारा राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है, चाहे संसद ने पुनः उसी रूप में विधेयक को राष्ट्रपति के पास क्यों न भेजा हो। कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जा सकते हैं, जैसे धन विधेयक, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन से संबंधित विधेयक इत्यादि। यानी कुछ विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, यानी पहले राष्ट्रपति अपनी अनुमति देगा, उसके बाद उसको संसद में भेज सकते हैं। जैसे धन विधेयक हो गया, नए राज्यों का अगर निर्माण करना है, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं, उसके नामों में परिवर्तन करना हो, सारे के सारे। जब संसद का अधिवेशन न चल रहा हो तो तुरंत किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश है, जिसको हम हिंदी में इंग्लिश में ऑर्डिनेंस बोलते हैं, जिसका भारतीय संविधान में अनुच्छेद 123 में वर्णन किया गया है, अध्यादेश जारी कर सकता है। दिया भी अनुच्छेद 123। फिर हम लोग बात करेंगे यहां पे बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियमों का होता है। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश केवल उस समय तक लागू रहता है जब तक संसद का अगला अधिवेशन आरंभ होकर 6 समाप्त न बीत जाए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश केवल उस समय तक लागू रहता है जब तक संसद का अगला अधिवेशन आरंभ होकर 6 सप्ताह न बीत जाए। यदि 6 सप्ताह की अवधि के पूर्व ही संसद अध्यादेश को अस्वीकार कर लेता है तो उसका अस्तित्व उसी समय समाप्त, यानी 6 सप्ताह याद रखेंगे, 6 सप्ताह। बोल रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। बहुत बार सवाल पूछा है, तो राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश को जारी किया गया उसे किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां क्या है? भारत का राष्ट्रपति भारत के सभी सशस्त्र रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। वह थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है।
उसे युद्ध की घोषणा करने तथा शांति स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त है। कूटनीतिक शक्तियां, राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होता है, अतः अन्य देशों में राजदूतों तथा अन्य कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। विदेशों से संधियां तथा अंतर्राष्ट्रीय समझौते राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ठीक है ना। तो कूटनीतिक शक्तियां भी राष्ट्रपति को दिया गया है, राष्ट्रपति को कूटनीतिक शक्तियां भी दी गई है। आगे देखिए न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्तियां प्राप्त दिया भी है। संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को सभी अपराध के लिए दोषी ठहरा दिए गए व्यक्ति के दंड को क्षमा कर देने, उसके लघुकरण, प्रविलंब, विराम या परिहार की शक्तियां प्रदान करता है। राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति मृत्यु दंडादेश के अतिरिक्त सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड के मामलों में तथा उन सभी मामलों को में प्राप्त है जिनमें दंडादेश ऐसे विषय से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध किया गया है जिन पर संघ की शक्ति विस्तार है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि अनुच्छेद 143 के द्वारा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कोई सलाह ले सकते हैं। अगर वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो सलाह दी जा रही है राष्ट्रपति को, वह बात राष्ट्रपति माने, इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। वही बात यहां पर की जा रही है कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह सार्वजनिक महत्व के ऐसे विषयों पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकती है जिनमें विधि और तथ्य का प्रश्न निहित हो, परंतु वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। बोल रहा है कि संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति को तीन प्रकार के आपातकालीन शक्तियों की घोषणा करने का अधिकार शक्ति प्राप्त है। पहला, नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। दूसरा है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन, अनुच्छेद 356। और तीसरा है वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपात फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360। तो देखिए बोल रहा है, पहला है युद्ध, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में राष्ट्रीय आपात की घोषणा, अनुच्छेद 352। 1978 में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा दिया गया है, उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया है। यानी जो पहले आंतरिक अशांति शब्द है, इसके जगह पर अब सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया है। कब? 1978 में। इस घोषणा का अनुमोदन 1 माह के अंदर संसद के द्वारा होना अनिवार्य है, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह अनिश्चित समय तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। यानी अगर नेशनल इमरजेंसी लागू है तो इसको हम लोग एन टाइम तक अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसको जब भी बढ़ाया जाएगा उस टाइम मात्र एक बार में 1 साल के लिए ही बढ़ाया जाएगा। 1 साल कर करके हम लोग कितना भी दिन बढ़ा सकते हैं, लेकिन बढ़ेगा मात्र 1 साल में, एक बार में 1 साल ही। अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपात प्रभावी होता है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। अनुच्छेद 20 और 21
कभी भी निलंबित नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि किसी मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी करना पड़ेगा। यानी राष्ट्र जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू होती है, जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लागू होती है उस टाइम सारे मौलिक अधिकार आपके समाप्त कर दिए जाते हैं। मात्र अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ही वह कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर कुछ और भी अनुच्छेदों को समाप्त करना हो, मौलिक अधिकार को निलंबित करना हो तो अनुच्छेद 359 के तहत हो सकते हैं। अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है। एक बार 62 में जब चाइना के साथ युद्ध हुआ, 71 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, और तीसरी बार 26 जून 1975 ईस्वी को आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा, अनुच्छेद 356। इस घोषणा का अनुमोदन 2 माह के अंदर संसद द्वारा हो जाना चाहिए, अन्यथा इसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। एक बार में इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। अधिकतम सीमा 3 वर्ष है। यानी वहीं पर नेशनल इमरजेंसी एंड टाइम तक बढ़ाए जा सकते थे। एक बार में 1 साल बढ़ेगा, लेकिन एंड टाइम बढ़ेगा। इसे एक बार में 6 महीना बढ़ेगा और मैक्सिमम ये 3 साल तक ही बढ़ सकता है। अपवाद क्या है? अपवाद में एक है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन जो लागू किया गया था 57 मंथ यानी लगभग 5 साल तक रहा था लगभग। भारत में सर्वप्रथम पंजाब राज्य में 1951 में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सर्वप्रथम पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगभग 5 वर्षों तक था। जम्मू और कश्मीर में 90 में। भारत में अब तक सबसे अधिक बार राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश 10 बार लागू हुआ है। भारत की साख या वित्तीय स्थायित्व को खतरा पैदा होने की स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा 1960, यानी अगर लग रहा है देश में कि वित्तीय आपात आने वाली है, वित्त की स्थिति खराब हो रही है, उस स्थिति में वित्तीय आपात की घोषणा किया जा सकता है। और इसका अनुमोदन भी 2 माह के अंदर संसद द्वारा हो जाना चाहिए। इसकी भी समय सीमा असीमित है। यह भारत में कभी भी लागू नहीं हुई है। संजोग की बात यह है। चलिए, राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां। संसद द्वारा पारित अधिनियमों पर राष्ट्रपति 3 प्रकार से वीटो शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। पहला, अत्यंतिक वीटो। यदि राष्ट्रपति यह घोषित करता है कि वह अनुमति रोक लेता है तो विधेयक का अस्तित्व समाप्त हो जाती है। इसे अत्यंतिक वीटो कहते हैं। निलंबकारी वीटो। राष्ट्रपति यदि विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज देता है तो पुनः विचार के लिए लौटाए जाने का प्रभाव निलंबन मात्र होता है, क्योंकि संसद द्वारा पुनः पारित किए जाने पर राष्ट्रपति अपनी अनुमोदन बाध्य है। इसे निलंबकारी वीटो कहते हैं। जेबी या पॉकेट वीटो। संविधान विधेयक पर राष्ट्रपति का मत व्यक्त करने के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं करता, अतः राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया ही न व्यक्त करे तो इसे जेबी वीटो कहते हैं। 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक के मामले में पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। इतना चीज हो गया। अब हम लोग कल देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना, हम लोग कल देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में, लेकिन उसको हम लोग कल देखेंगे, आज नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी, अच्छे से आ गई होगी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो हमसे सवाल कर सकता है।